डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 के यूनिट 1 में अब हम लेक्चर 7 में हैं। हमने पिछले लेक्चर में एक समान क्षेत्र में जो गति होती है उसमें हमने गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड के का कैलकुलेशन किया था और उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी या प्रक्षेपक गति के लिए भी हमने इक्वेशंस डिराइव की थी। हमारे जो सेकंड केस है जिसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र और फिर चुंबकीय क्षेत्र चार्ज पार्टिकल का किसी भी तो आवेशित कण अगर प्रवेश करेगा तो उसका क्या व्यवहार रहेगा उसके बारे में अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मोशन इन अ चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका कि चार्ज या आवेश Q है, उसका विद्युत क्षेत्र E है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो QE होगा। तो E यहाँ विद्युत क्षेत्र है। अब यदि पार्टिकल का जो कण का गति है वो E की दिशा में ही है, वेग और उसकी, तो V को हम QE/m जैसे हमने रिलेशन लिखा था AT से, तो वो QE/m T, MA = QE रख के, और इसमें R जो है वो जैसे हाफ QE/m हो जाएगा और T² हो जाएगा। लेकिन यदि यही मोशन जो गति है V और E एक दूसरे के लंबवत हों, तो परपेंडिकुलर, तो उस केस के अंदर हम इसके जो घटक हैं उनको अलग अलग लिखेंगे त्वरण के, और AY हो जाएगा d²y/dt² = QE/m। AX AZ 0 हो जाएगा कंपोनेंट्स। तो इस केस के अंदर हमें dy/dt को QE/m T प्लस सम कांस्टेंट, तो उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे Vy = QE/m T, और अगेन जो इंटीग्रेशन करते हैं उससे y = हाफ QE/m T²। और Vx जो है इस केस के अंदर जैसे प्रक्षेप गति में भी देखा था कि वो उसका मोशन जो गति है वो अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती है, तो Vx जो है वो घटक Vx0 ही रहेगा, x कंपोनेंट। तो इससे जो x की क्वांटिटी आएगी वो V0x × T रहेगी। तो y जो है वो हाफ QE/m, और इससे आप x कंपोनेंट से t की मान निकाल सकते हैं, तो x/V0x का होल स्क्वायर, तो हाफ QE/m V0x²। तो y यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू x² है, जिस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखा था। तो दोनों में एक तरह का व्यवहार ही होता है। तो चार्ज पार्टिकल या कण, आवेशित कण अगर एंटर करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में भी उसका जो पथ है वो बेंड हो जाएगा और वो एक पैरेलल बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बन जाएगा XY प्लेन में। तो ऐसा होता है, आप CRT की स्क्रीन देखते हैं, टीवी स्क्रीन देखते हैं, तो उसके ऊपर जो पार्टिकल है वो इस तरह से ही आके बेंड होके अलग अलग एंगल्स पे आ जाता है। अब एक केस थर्ड है जिसमें कि हमने चुंबकीय क्षेत्र को लेना है कि यदि वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो तो आवेशित कण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, उसको B आप लिखें, और F = तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो क्षेत्र होता है Q V×B से। तो यहाँ Q आवेश है और V जो है उसका वेग है। अब V अगर पैरेलल है, समानांतर है B के, तो V×B 0 होगा, तो इस केस के अंदर फोर्स 0 हो जाएगा। और एक और बात है कि यदि कोई आवेशित कण स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो उसका भी V0 होगा, तो उस केस में भी F0 होगा। तो दो केसेस में फोर्स जो है वो फोर्स 0 आएगा। तो यहाँ वो केस हम अधिकतम वाला ले लें कि अगर V जो है वो B के परपेंडिकुलर है, लंबवत, तो उस केस में हम BQV sin थीटा लिख सकते हैं। और F मैक्सिमम जो है वो sin थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है, तो QVB से। अब
क्योंकि F जो है वो इस केस में B और V दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के लंबवत है, तो ये आपस में परस्पर जो है एक दूसरे के लंबवत हुए, B और F। तो इस तरह की जो गति है वो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ते हैं अभी केंद्रीय बल, तो उसके अंदर भी पढ़ते हैं। और तो यहाँ पे भी अगर कोई कण मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस केस में भी वो एक वृत्ताकार पथ प्राप्त करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अंदर लगेगा और वो एक सर्कुलर मोशन होगा, वृत्ताकार पथ। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है तो हम इसके अंदर फोर्स को जो है वो सेंट्रीपिटल का जो फार्मूला है अभी केंद्रीय बल का mv²/r उसके बराबर रख देंगे और उससे r जो है mv/qb से निकाल लेंगे। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है m के और q के। तो वो यदि किसी भी कण के लिए आवेश अगर एक अलग अलग आवेशित कण हैं तो उस केस के अंदर भी वो आर अलग अलग रहेगा। और मास से, तो इस तरह की जो टेक्निक है उसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी। और उससे हम अलग अलग पार्टिकल्स के मास भी निकाल सकते हैं उनकी त्रिज्या ज्ञात करके। तो अब इसमें जब वो चक्कर काटेगा तो उसकी, क्योंकि अपनी एक अवस्था पे वापस आता है वो एक चक्कर काट के जो 2πr के बराबर होता है, तो हम इससे आवृत्ति निकाल सकते हैं विच इज़ 2v/2πr से। तो qb/2πm, इसको हम जायरो फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, जायरो आवृत्ति। और अगर हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/t के बराबर होती है। तो इसको आप f के रिलेशन को 1/f से t निकाल सकते हैं, 2πm/qb। उसी तरह इसका जब संवेग जो है कण का वो निकाल सकते हैं mv से, जो कि qb/r के बराबर हो जाएगा। और एनर्जी जो है वो हाफ mv² की जगह ये ज़्यादा बेटर रहता है कि हम इसको p²/2m के, p = mv, तो हाफ mv² को आप कन्वर्ट करके p²/2m लिख सकते हैं। तो उसको लिखना फिज़िक्स में ज़्यादा उपयुक्त होता है, E = p²/2m। तो इससे q² b² r²/2m बहुत सिंपल है इसको निकालना। और ये आपकी एनर्जी जो है वो कई क्वांटिटीज़ पे निर्भर कर रही है, जिसमें B की स्ट्रेंथ है और इसलिए वो, और उसका रेडियस Q और B। अब एक ये तो हो गए हमारे एक समान क्षेत्र जिसमें कि हम ये इक्वेशन लगा के और अपने सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अलावा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम भी हमने देखे थे कि जिसके अंदर की त्वरित गति से निर्देश तंत्र या फ्रेम्स जो हैं वो गतिमान होते हैं, मूव करते हैं। और एक्सेलरेटेड जब फ्रेम्स होते हैं तो उनको हम नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं और न्यूटन के नियम उनके अंदर लागू नहीं होते हैं। और इसके साथ एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो हमारा है छद्म बल का, जिसको हम इंग्लिश में फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। तो सूडो फोर्स भी बोलते हैं और फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं, तो छद्म बल। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक मान लीजिए हमने इनिशियल फ्रेम लिया, जैसा हम वहाँ जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था, रूपांतरण उसके अंदर भी किया था, 2 फ्रेम्स थे और उसके अंदर अगर आप परस्पर गतिमान है v के एक से, तो उसके लिए हमने इक्वेशंस निकाली थी। तो यहाँ पे मान लीजिए एक इनिशियल फ्रेम है S और एक बॉडी है, पिंड है या कण है जिसका मास m है और वो रेस्ट में है इस S के सापेक्ष। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि सापेक्ष बताना है कि किसके सापेक्ष रेस्ट में और किसके सापेक्ष मूव कर रहा है। तो मान लीजिए S के सापेक्ष जो है वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में। तो जब विराम अवस्था में रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, हमने देखा पिछली बार भी। और तो प्रेक्षक जो है वो किसी भी फोर्स को कैलकुलेशन नहीं करेगा, वहाँ जो प्रेक्षक बैठा हुआ है इसमें वो बल का मान कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा फ्रेम जो S'
अगर वो मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष, और उसका त्वरण है a0, अगर उसकी, तो s डैश जो है वो एक s के लिए अजड़त्वी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और अगर कोई व्यक्ति जो कि प्रेक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है उस कण को जो कि विराम अवस्था में है s में, तो s डैश जो है वो s फ्रेम उसको, क्योंकि ये आगे a0 जा रहा है तो वो माइनस a0 से गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि s डैश के सापेक्ष ये जो फ्रेम है ये भी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो परिमाण है, वो माइनस a0 से, हम दिशा और परिमाण तो सेम ही होगा लेकिन दिशा जो है विपरीत रहेगी। तो किसी भी बॉडी पे s में जो s डैश में बैठा है उसके लिए जो वो बल का मान कार्य फाइंड आउट करेगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ ma0, m से मल्टीप्लाई करके, या m को हम नियत मान के चलते हैं जब तक कि गति उसकी बहुत ही अत्यधिक नहीं हो जाए। जैसा कि जब c के नज़दीक होती है तो हम मास को नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ हमारी जो यांत्रिकी पढ़ते हैं हम, भौतिकी, चिरसम्मत क्लासिकल मैकेनिक्स, वहाँ पे हम इसको फाइनल। तो अब ये जो फोर्स, ऐसा बल जो इस त्वरण के कारण पैदा हुआ है रेफरेंस के, इसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। ये लग नहीं रहा है लेकिन ये प्रतीत होता है। तो वह बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, उनको हम छद्म बल कहते हैं। तो मीन्स इंग्लिश में करें तो एनी फोर्स विच अपीयर्स टू due to the acceleration of the frame of reference is called a fictitious or a pseudo force। तो दो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए नॉन इनर्शियल हो जाए हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए, तो s और s डैश जो है वो एक्सेलरेशन a और a डैश से अगर करते हैं, अगर अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में, जैसे कि हम पहले लेते थे कि इनके बीच में एक नियत गति हो v और जो कांस्टेंट हो, लेकिन मान लीजिए वो दोनों भी आपस अपनी अपने त्वरण के मान से गतिमान हैं। s जो है वो a की वैल्यू है और s डैश जो है वो a डैश के, और इन दोनों के आपस में भी एक सापेक्ष जो है वो त्वरण है जिसका मान a0 है। तो अब जो आभासी मान होगा अपरेंट s डैश में, वो हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू a माइनस a0, और इससे जो फोर्स है जो महसूस होगा s डैश फ्रेम में, वो ऑब्जर्वर को वो मेजरमेंट जो करेगा, जो क्वांटिटी निकालेगा, वो f डैश इज इक्वल टू ma डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a माइनस a0। तो आप इनको अलग कर लें, ma माइनस ma0 कर लें, तो f डैश जो है f माइनस f0 हो जाएगा। लेकिन अब हम ये कहें कि जैसा कि वो मान लीजिए s फ्रेम में वो कण जो है वो विराम अवस्था में है, या वो मूव नहीं कर रहा और दूसरा फ्रेम भी उसके सापेक्ष जा रहा है अपनी एक अलग त्वरण से a डैश से, तो f डैश जो है उस केस के अंदर f0 के बराबर आ जाएगा, जो माइनस ऑफ f0 होगा। ये क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका मतलब ये है कि यदि s फ्रेम में कोई बल कार्य नहीं भी कर रहा है तो ये एक फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगता हुआ हरदम प्रतीत होता है, जो माइनस है। इस तरह के सिचुएशंस लिफ्ट में जब वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है या नीचे से ऊपर जा रही होती है, तो आपको भारहीनता की, ऊपर से नीचे गिरती है स्वतंत्र रूप से, तो आपको भारहीनता की, क्योंकि वो माइनस g0 हो जाता है इस केस में, तो वो आपको भारहीनता की स्थिति पैदा करता है। और इस तरह से ऊपर जाते हैं तो आपको एक भार ज़्यादा महसूस होता है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं उनके ये लागू होता है।